हेलो एवरीवन, वेलकम टू थार एकेडमी। आज जो हम सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो राजस्थान के कांस्टेबल परीक्षा सहित बहुत सारे और भी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आज हम इसका पार्ट फर्स्ट देखेंगे। उसके बाद आगे आने वाले दिनों में हमारे और भी सामान्य विज्ञान के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उसके पार्ट जो हैं वो आगे आते रहेंगे। तो आइए हम लोग आज पहला पार्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, सिंदूर निर्माण में कौन सा रसायन प्रयोग होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड, रेड लेड या फिर दोनों? तो सिंदूर निर्माण में दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। मर्क्यूरिक सल्फाइड का सूत्र होता है HgS, जबकि रेड लेड का होता है Pb3O4। रेड लेड बोलते हैं इसको और इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड, और सिंदूर के अंदर दोनों का ही उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी से रोग होता है। ये आंखों का एक रोग होता है रतौंधी, जिसमें दिखाई नहीं देता है या कम दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्टार्च के परीक्षण के लिए निम्न में से कौन से विलयन का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो है वो तनु आयोडीन का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर किसी खाद्य पदार्थ के अंदर हमें चेक करना है कि उसमें स्टार्च है या नहीं है तो उसके ऊपर हम लोग तनु आयोडीन डाल देंगे। अगर उसका रंग नीला या फिर काला हो जाता है तो इसका मतलब उसमें स्टार्च की उपस्थिति है। तो नीला या फिर काला होना किसी भी पदार्थ का वो स्टार्च के परीक्षण की एक उपस्थिति दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण किस विलयन की सहायता से किया जाता है? कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा या फिर दोनों? तो दोनों से ही किया जाता है प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी खाद्य पदार्थ में अगर हम प्रोटीन चेक करना है तो उसके ऊपर 2 बूंद कॉपर सल्फेट और 10 बूंद कास्टिक सोडे के विलयन के हम लोग डाल देते हैं उसके ऊपर। अगर उस खाद्य पदार्थ का कलर जो है वो बैंगनी रंग का हमें मिल गया तो उसका मतलब उसके अंदर प्रोटीन अवेलेबल है, यानी कि उसके अंदर प्रोटीन उपस्थित है। तो प्रोटीन की परीक्षण के लिए हम लोग कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा दोनों का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भोजन शरीर वर्धक भोजन जो है वो कहलाता है? तो वो कहलाता है प्रोटीन युक्त भोजन जो है वो शरीर वर्धक भोजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? तो वसा में घुलनशील 4 विटामिन होते हैं जिनका नाम है A, K, E और D। ये जो होते हैं ये वसा के अंदर घुलनशील है। ठीक है, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में KEDA यानी कि कीड़ा इसको बोलते हैं। तो कीड़ा जो है वो वसा में घुलनशील है, जबकि 2 विटामिन जो है B और C ये जल के अंदर घुलनशील है। किसमें है? जल में घुलनशील। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा विटामिन हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है? तो वो कौन सा होता है? वो विटामिन डी होता है जो हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम का उपयोग करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शेविंग क्रीम में इनमें से कौन सा पदार्थ जो है वो पाया जाता है? तो शेविंग क्रीम के अंदर पाया जाता है स्टीरिक अम्ल। स्टीरिक अम्ल जो है शेविंग क्रीम के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? असत्य कथन हमें बताना है। रुक्षण, रुक्षण का मतलब होता है फाइबर, यानी कि हमारे भोजन के अंदर जो भी फाइबर्स होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। रुक्षण हमारे शरीर को कोई पोषण प्रदान नहीं करते हैं, ये सही बात है। मानव शरीर जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है, ये भी सही बात है। चावल जो है वसा समृद्ध भोजन है। चावल क्या वसा समृद्ध है? नहीं, चावल जो है वो कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इसका मतलब ये जो कथन है ये हमारा गलत है। अगला देखेंगे, भोजन पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है, ये भी सही कथन है। यानी कि इसमें से असत्य कथन कौन सा हो गया? तो वो हमारा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 जो है वो असत्य है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुमेलित जो है वो मिलान जो है वो हमें देखना है। कौन सा मिलान असुमेलित है? विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, सही बात है ये। विटामिन सी से स्कर्वी होता है, बिल्कुल ठीक बात है। विटामिन डी की कमी से क्या रिकेट्स होता है? बिल्कुल होता है। और आयरन की कमी से क्या घेंगा हो जाता है कि नहीं?
आयरन की कमी से कौन सा होता है? अरक्तता यानी या फिर एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाना, ये आयरन की कमी से होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। और घेंगा जो होता है वो किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। तो इसमें कौन सा असुमेलित है? चौथा है, आयरन और घेंगा जो है वो असुमेलित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने से संबंधित है? तो रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के जो है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टूथपेस्ट का मुख्य घटक कौन सा होता है? तो टूथपेस्ट के अंदर जो होता है वो होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3 होता है टूथपेस्ट के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि केले की गंध के लिए कौन सा रसायन उत्तरदायी होता है? यानी कि केले के अंदर जो गंध आती है उसके अंदर कौन सा रसायन होता है? तो उसके अंदर होता है आइसोएमाइल एसीटेट। कौन सा होता है? आइसोएमाइल एसीटेट होता है केले की गंध के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय बनाए रखने के लिए आवश्यक है? तो प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय बनाए रखने के लिए विटामिन ई जो है वो आवश्यक होता है, विटामिन ई। नेक्स्ट है कि नेल पॉलिश में रंग लाने के लिए कौन सा पदार्थ जो है मिलाया जाता है? तो नेल पॉलिश के अंदर रंग लाने के लिए टाइटेनियम ऑक्साइड जो है उसको मिलाया जाता है। टाइटेनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है TiO2, टाइटेनियम ऑक्साइड। तो टाइटेनियम ऑक्साइड को मिलाया जाता है नेल पॉलिश के अंदर रंग लाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है? इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर ऑक्सीजन का निकलना? तो इसमें सही हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का निकलना। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में दो प्रक्रियाएं मुख्य होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन तो निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन का निकलना या फिर दूसरा होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना, ये दो प्रोसेस होती हैं तो ही ऑक्सीकरण की प्रक्रिया मानी जाती है। या तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या फिर ऑक्सीजन जुड़ेगा। ठीक है, तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का निकलना या फिर ऑक्सीजन का जुड़ना। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण के लिए सही प्रक्रम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एंजाइम है, यानी कि एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं प्रोटीन। ठीक है ना, एंजाइम एक प्रकार के क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, यानी कि एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पटसन यानी कि जूट। पटसन या फिर जूट जो है वो पटसन पादप के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? यानी कि हम लोग जूट जो है वो पादप के किस भाग से प्राप्त करते हैं? तो हम प्राप्त करते हैं वो तने के भाग से, तने से प्राप्त करते हैं जूट को। अगला क्वेश्चन है कि पवनों अथवा वायु के झोंके द्वारा मिश्रण से भारी और हल्के अवयवों को पृथक करने में किस विधि का उपयोग करते हैं? तो कौन सी विधि लगाते हैं हम लोग? निष्पावन विधि जो है उसको लगाते हैं भारी और हल्के अवयवों को पृथक करने में। ये जो है ये निष्पावन विधि है जिसके अंदर हवा के अंदर जो भारी कण है वो तो यहाँ पे नीचे यहाँ पे बैठ गए, जबकि जो हल्के कण है वो एक साइड में उड़कर चले गए। तो ये कौन सी विधि कहलाती है? ये कहलाती है निष्पावन विधि। अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों में कौन सा वर्णक है पाया जाता है? कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो पत्तियों के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से पत्तियों का जो रंग होता है वो हरा रंग होता है पत्तियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निष्कासित होती है? तो कौन सी होती है? ऑक्सीजन। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसमें CO2 प्लस H2 यानी कि वाटर, ये मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस इसके साथ क्या निकलती है? ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो ये ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और साथ में निकलती कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। यहां पे सूर्य का प्रकाश होता है। ठीक है, तो कौन सी गैस निकलेगी? ऑक्सीजन गैस निकलती है प्रकाश संश्लेषण के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक सर्वप्रथम कौन से सूक्ष्म जीव से प्राप्त की गई थी? तो ये प्राप्त की गई थी कवक से। ये जो एंटीबायोटिक थी ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था एक वैज्ञानिक, उसने प्राप्त की थी और कवक का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, तो उससे प्राप्त की थी पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि CaOCl2 जो है वो किसका सूत्र है?
तो ये सूत्र है ब्लीचिंग पाउडर का। किसका है? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा जो है असुमेलित है। तो इसमें देखो, पहला है खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। धोवन सोडा यानी कि कपड़े धोने का सोडा, उसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। सेंधा नमक, पोटेशियम क्लोराइड। बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बुझा हुआ चूना, क्योंकि खाने का सोडा जो तो उसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, ये तो बिल्कुल सही है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। धोने का सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ये भी सही है। सेंधा नमक, पोटेशियम क्लोराइड, KCl, ये भी ठीक है। ठीक है, लेकिन बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला होता है CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। बुझा हुआ चूना किसको बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ना कि कैल्शियम ऑक्साइड को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा चौथा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बुझा हुआ चूना जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, ना कि कैल्शियम ऑक्साइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्राकृतिक रबर का निर्माण किसके बहुलीकरण से होता है। तो प्राकृतिक रबर जो बनता है वो बनता है आइसोप्रीन से। किससे बनता है? आइसोप्रीन। और आइसोप्रीन का फॉर्मूला होता है C5H8। और जब बहुत सारे आइसोप्रीन मिल जाते हैं, n मतलब n संख्या में, बहुत सारी संख्या मिल जाती हैं, तो वो क्या बना देते हैं? प्राकृतिक रबर जो है वो उसका निर्माण कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा पादप कीटभक्षी पादप है। कीटभक्षी का मतलब जो कीटों को खाता है, तो वो हो गया हमारा घटपर्णी पादप। घटपर्णी पादप जो होते हैं वो कीटों को खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि ये जहां पे उगते हैं वहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी वाली जगह पे उगते हैं और अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए ही ये जो घटपर्णी पादप होते हैं ये कीटभक्षी होते हैं, यानी कि कीटों को खाते हैं। अगला है प्रदूषण संकेतक के रूप में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रदूषण संकेतक के रूप में प्रयोग करते हैं लाइकेन का। लाइकेन जो होते हैं वो आपको पता है कि शैवाल प्लस कवक, शैवाल प्लस कवक का एक सहजीवी संबंध होता है, यानी कि एक दूसरे से दोनों फायदा लेते हैं। शैवाल जो है कवक से फायदा लेता है और कवक जो है वो शैवाल से फायदा लेता है। तो एक कौन सा संबंध कहलाता है? ये कहलाता है सहजीवी संबंध, जिसमें दोनों को फायदा होता है। तो प्रदूषण के अंदर जो है वो लाइकेन जो है वो नहीं उगते हैं। खास तौर पर सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण अगर है तो वहां तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे आपको लाइकेन, यानी कि जहां पे लाइकेन मिलते हैं इसका मतलब वहां पे प्रदूषण नहीं है। तो ये प्रदूषण संकेतक के रूप में काम करते हैं लाइकेन। अगला है फलीदार पादपों की जड़ों में से कौन सा बैक्टीरिया सहजीवी संबंध दर्शाता है। तो वो कौन सा है? वो है राइजोबियम। राइजोबियम जो होता है वो फलीदार पादप, जैसे कि मूंग, मोठ या फिर सोयाबीन, इस प्रकार के जो फलीदार पादप हैं उनकी जड़ों के अंदर ये बैक्टीरिया जो है वो पाया जाता है, ऐसे गांठों के रूप में। तो ये जो है ये नाइट्रोजन की पूर्ति करता है पादपों के अंदर। राइजोबियम जो होता है नाइट्रोजन की पूर्ति करता है पादपों में, और पादप जो है बदले में इसको पोषण प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी एक प्रकार का सहजीवी संबंध हो गया। राइजोबियम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमरवेल, अमरवेल उदाहरण है परपोषिका, परजीविका, मर्तजीविका या फिर स्वपोषिका। तो ये है परजीवी का उदाहरण है अमरवेल। ठीक है, ये केवल जो है दूसरे पेड़ों से सहारा लेती हैं, ये किसी दूसरे पेड़ से पोषण नहीं लेती है, तो इसलिए ये परपोषी नहीं है, ये केवल और केवल परजीवी है। ठीक है, जिसका आंसर क्या हो गया? परजीवी। अगला है पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ली जाती है। तो वो कौन सा भाग हो गया? वो हो गया रंध्र। रंध्र द्वारा जो पादप है वो क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं। रंध्र कहां होते हैं? रंध्र होते हैं पत्तियों के अंदर। ठीक है, तो पत्तियों के द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह लेते हैं, CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो आज के सामान्य विज्ञान के जो 30 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज उनकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।